फाइनली ग्रेट। फाइनली क्या खत्म हो चुका है? प्रीलिम्स 2020 खत्म हो चुका है। एग्जामिनेशन काफी चैलेंजिंग रहा होगा। I guess everyone, those who had attempted it and who were looking forward for it, they did see some drastic changes in the pattern in which UPSC has framed the questions and their answers, है ना? सबसे पहला पहला जो मैं कह सकता हूँ वर्ड ये पेपर देखने के बाद जो सबके दिमाग में आया होगा वो ये है कि ये पेपर जो है वो इतना भी डिफिकल्ट है नहीं जितना ये आउटवर्डली दिखता है। क्यों? क्या इसके अंदर के क्वेश्चंस डिफिकल्ट है? तो जवाब है हाँ, क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। इफ यू सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, they are a good standard level questions. With just simple knowledge, it is very difficult to clear UPSC. But there is a catchphrase, or we can say there is a loophole here. What is a loophole? मैंने आपको पहले भी बताया था, वही चीज दोहरा रहा हूं। जिन लोगों ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो की है, जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जिसे कहते हैं वो फॉलो की है, वो इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए हैं, भले ही उनका नॉलेज अबव एवरेज ना रहा हो। ठीक है, तो क्या है ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसकी वजह से सबके इतने मार्क्स आ रहे हैं कि दे वुड बी राइटिंग द मेंस is very simple. The basic rule of the game remains same. सबसे पहले NCERT, current affairs, revision, and at the last few days, stick to previous year questions. ये आपको बहुत बार रिपीटेडली कहा गया था कि आपको सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? मैं वो आज अपने जो क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी से आए हैं उनको सॉल्व करते समय आपको एक एक बताता रहूंगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए, ठीक है, हम so let me just start the questions. पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जिन्होंने वर्ल्ड मैप देखा है, हमने एक एक कॉन्टिनेंट्स को, उनके अंदर के रिवर्स को किया ही था। कुछ भी ऐसा एरिया नहीं था या कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं था जिसको हमने छोड़ दिया हो। तो क्वेश्चन उन्हीं कॉन्टिनेंट में से था और कुछ ऐसा डेप्थ में नहीं पूछा था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई मैच करने हैं रिवर्स और वो कहाँ पे जाकर गिरते हैं, ये आपको बहुत क्लियरली बता दिया गया था कि ये चीज पे आपको ध्यान देना है ना? क्योंकि हम फर्स्ट जो मैप देखते हैं वो यूरोप है। आपको याद होगा, इन द वेरी फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स, वी कैन से विद इन द वेरी फर्स्ट 3 लेक्चर्स वी ऑलवेज कवर यूरोप एंड इट्स मैपिंग, है ना? और उसमें क्लियरली आपको आइडेंटिफाई करवाया जाता है कि भाई कौन सी रिवर कहाँ पे जाके मर्ज होती है, कौन सी ब्लैक सी में जाके मिलती है, कौन सी मेडिटेरेनियन सी में जाके मिलती है और कौन सी कैस्पियन सी में जाके मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं। क्या पूछा गया था कि मीकोंग, क्या वो अंडमान सी के अंदर जाकर गिरती है? क्या थेम्स, THAMES, थेम्स आयरिश सी में जाके गिरती है? वोल्गा कैस्पियन सी में जाके गिरती है? जाम्बे सी इंडियन ओशन में गिरती है? ठीक है, कुछ यहाँ पे नाम थे और इन सारे ही रिवर्स का नाम जो है हमने अपने क्लासेस में जरूर लिया होगा, खासकर मैपिंग के अंदर। ठीक है, मान भी लेते हैं कि आपको ये सारी जगहों के नाम या ये सारे ही रिवर्स के नाम आपको न पता, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही मिनिमल लेवल का नॉलेज भी काम चला सकता था। कैसे?
सिर्फ आइडेंटिफाई करिए क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ऑल ऑफ दी अबव ऐसा लिखा हो। नहीं, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज दैट there could be three rivers which would be draining into three regions, है ना। जो ऑप्शन डी है आप देख सकते हैं, डी में 1, 2 and 4 है। ये ऑप्शन अगर सही होता है तो ही इन चारों में से 3 सही निकलने वाले, राइट। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते थे इसमें, आप थर्ड को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। तो क्या थर्ड एलिमिनेट होता है, क्या वोल्गा कैस्पियन सी के अंदर गिरती है या नहीं गिरती। तो आपको पता होगा कि यस, वोल्गा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड एंड इट फ्लोज थ्रू रशिया। और रशिया का कौन सा पार्ट, द यूरोपियन पार्ट, और उससे जाकर वो जाके गिरती है। चलो मान लेते हैं आपको पता नहीं है कि क्या वो कैस्पियन सी है या वो ब्लैक सी है, यू आर अ बिट कंफ्यूज्ड एंड you are also confused with Mediterranean Sea. So let us keep it aside. But you are knowing that Volga flows into somewhere of the three locations. Either it could be a Mediterranean Sea, either it could be a Black Sea, or for that matter Caspian Sea. चलो उसको side में रख देते हैं. But you are having a doubt here. Coming to another option. Option C, 3 and 4. Now again, here one of your probable answer, that is Volga, is being associated with Zambezi. तो अगर आपने मैप देखा हो अफ्रीका का, तो सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में हम सिर्फ 2 बड़े रिवर्स के बारे में ही बात करते हैं। एक वो जो यू टर्न लेती है, आपको याद होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार टच करने वाली रिवर कौन सी है, which river was that which crosses, हाँ, लिम्पोपो। वो लिम्पोपो कहाँ पे जाके गिरती है, वो जाके गिरती है अटलांटिक ओशियन के अंदर, और उसके ठीक ऑपोजिट कौन जाके गिर रही है, जाम्बेसी। आप देखेंगे दोनों एक लाइन में ही मौजूद, ठीक है। चलो मान लो ये भी आप डाउटफुल थे, आगे वाले ऑप्शंस देख लेते हैं कि बी 3 ओनली और ए 1 and 2 ओनली। 1 and 2 में मीकोंग, अब मीकोंग सभी को पता है, इट इज अ साउथ ईस्ट एशियन रिवर फ्लोइंग थ्रू ऑलमोस्ट ऑल द 5 लैंड और वी कैन से एशियाटिक और वी कैन से सब कॉन्टिनेंटल एशियाटिक नेशंस, जैसे कि हम कह सकते हैं दी म्यांमार हो गया, फिर उस तरफ अगर आप जाओगे तो लाओस, कंबोडिया, उस तरफ से बहने वाली एक रिवर है मीकोंग, ठीक है। तो अंडमान सी हमारे अंडमान आइलैंड्स के पास आएगा या उस तरफ ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द क्रा पेनिनसुला। तो ऑब्वियस लॉजिकल डिडक्शन यही था कि फर्स्ट ऑप्शन गलत होना चाहिए, दैट इज मीकोंग वुड नॉट ऑब्वियसली फॉल इनटू अंडमान सी। ऐसा एक लॉजिकल डिडक्शन यहाँ पे निकल सकता है, राइट। तो अगर हम 1 एलिमिनेट कर देते, 1 अगर एलिमिनेट कर देते तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। कौन से 2, इट्स आइदर बी और आइदर सी। और यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर हो रही है कि वोल्गा डज फॉल इनटू कैस्पियन सी, ठीक है। अगर वोल्गा कैस्पियन सी में गिरती है तो यू आर श्योर इट इज आइदर बी और सी। और इसमें जो ऑप्शन है सी वाला, उसको एक बार हम क्या कर देते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जाम्बेजी, जो अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैपिंग किया हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इट फॉल्स इनटू इंडियन ओशन। सो ये वो क्वेश्चंस थे जिनके बारे में डिस्कशंस हमारे क्लासेस में हुए हैं, ठीक है। नेवरदलेस हार्ड क्वेश्चन अगर आप इसको मानते हैं, ठीक है, तो आप इसको हार्ड मानिए, लेकिन मैंने जैसे बताया अगर आप ऊपर ऊपर से भी कॉन्टिनेंट्स के इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स जो प्रीवियस इयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनमें क्या क्या चीजों पे कंसंट्रेट किया गया, सिर्फ उन्हीं एरियाज को भी अगर आप देख लेते तो इस तरह के आंसर्स आप आराम से दे पाते, ठीक है। नेवरदलेस बहुत सिंपल क्वेश्चन मानूंगा मैं तो इसको, क्योंकि सिर्फ पेरिफेरियल नॉलेज में ही आपका इसमें जवाब आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन।
क्या कहा था आप लोगों को? कहाँ पे फोकस करेंगे वो लोग? कुछ याद तो जरूर आया होगा, ये पेपर में देखकर जरूर याद आया होगा। भाई किसी ने तो हमें बताया था कि पापी कोंडा कहाँ पर है भाई, पापी कोंडा। हाँ, इट्स आइदर इन आंध्रा और तेलंगाना, इतना तो पता था सभी को। और सभी को ये भी पता था कि भाई कावेरी जो कौन से दो स्टेट से गुजरती है? सिर्फ दो, दैट इज कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है। अब इतना ही हमें याद करना है कि भाई अगर दो स्टेट से गुजरती है, ठीक है, दो स्टेट से गुजरती है, दैट इज वी हैव कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो सत्यमंगलम का सभी को पता है कि इट इज एट द बाउंड्री ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। नागरहोल सभी को पता है कि इट इज इन कर्नाटका। तो 1 और 3 वाला ऑप्शन कोई है तो एक ही है, और वो कौन सा है? सी। क्योंकि हमें क्या एलिमिनेट करना है? हमें एलिमिनेट करना है दी ऑप्शन 2, है ना। टू, पापीकोंडा तो एलिमिनेट करना ही है क्योंकि आंध्रा में तो हो ही नहीं सकता। टू एलिमिनेट कर दोगे तो यू आर लेफ्ट आउट विद बी एंड सी। और नागरहोल का पता हो तो आपका जवाब आ जाता है ना। तो मैंने इसलिए कहा था कि जो चीजों पे आपको फोकस करने के लिए क्लासेस में कहा गया है उसी पे फोकस करें, आप मार्क्स आराम से ला सकते हैं। एनवायरनमेंट में ज्यादा डिवेल नहीं करूंगा मैं, लेकिन आप अगर नोटिस करें, एनवायरनमेंट के अंदर भी जो ऑप्शंस हैं वो रिपीटेड है। उससे प्रीवियस ईयर्स में भी कान्हा ऑप्शन में रहा था, जवाब रहा था। सेम वे सत्यमंगलम भी इससे पहले आ चुका है, मैंने तब भी बताया था जब मैं ये डिस्कस कर रहा था कि ये वापस से पूछेंगे और वही हो रहा है। श्रीशैलम आपको याद होगा, श्रीशैलम के बारे में भी मैंने बताया था कि ये ऑप्शन में आ चुका है, उसी चीजों को वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This is a part where I never focus much. I totally admit it, है ना। कि हम खैरिफ क्रॉप और वो रैबी क्रॉप, इनके ऊपर हम कभी भी चर्चा नहीं करते। क्योंकि आप कितने क्रॉप्स के नाम याद कर लोगे? क्या आप इतने सारे डिटेल कि वो खैरिफ सीजन में भी उगते हैं, रैबी सीजन में भी उगते हैं, वुड यू बी एबल टू मेमोराइज ऑल दी स्टफ एंड इज इट वर्थ इट? दैट इज अ क्वेश्चन हियर, because there would be multiple of things. When you're doing that you are giving up your good time to something else rather than focus on something which is more beneficial to you. So I always suggest students that stick on to those subjects which will give you marks rather than wandering for 2 marks through a very big subject or very big part, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे सिर्फ आप सेकंड स्टेटमेंट पे ध्यान दें। क्या लिखा है कि भाई एक पल्स है और उस पल्स का नाम है ग्रीन ग्राम। नाम भी उन्होंने बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इस्तेमाल करा है, ग्रीन ग्राम। अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। क्या इतने सारे जो हमारे पास पल्सेस हैं उनमें से सिर्फ एक पल्स क्या इंडिया का पल्स प्रोडक्शन का 50% के आसपास हो सकता है? इज इट अ लॉजिकल स्टेटमेंट? कांट बी। एंड दिस इज वेयर एवरीवन कुड हैव इजीली गेस्ड or could have easily eliminated the second statement. Just by eliminating the second statement, see what happens. You draw down to the first answer, that is the answer is A1 only. ठीक है। नॉर्मली आप जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स करते हैं, ध्यान से सुनिए, लेट मी टेल यू अगेन एंड अगेन, दिस इज वेयर एवरीवन गेट्स इट रॉन्ग। इस बार मैक्सिमम वो लोग पास हो रहे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में दिए गए तरीकों को समझा, उसमें दिए हुए टॉपिक्स को समझा, वही इस बार ज्यादा पास हो रहे। जो सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे या वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पेपर सॉल्व कर रहे थे, वो इतना ज्यादा गार्नर नहीं कर पाए हैं मार्क्स। क्यों? क्योंकि उनको वो ट्रिक में रह गए, उनको वो ट्रिक नहीं पता चली जिससे वो मार्क्स अपने बढ़ा सके। यहाँ पे आपको नॉलेज की जरूरत नहीं थी, यू मस्ट ओनली बी एबल टू एलिमिनेट दी one which won't be possible or which won't be the answer. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now again,
देखिएगा कितना बढ़िया फ्रेम किया उन्होंने। आपको वो पहले घबरा देते हैं कि भाई ये तो तुम कर ही नहीं पाओगे, कर लो जितना करना है ना। क्वेश्चन, द क्रॉप इन इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। पहले तो उसने बता दिया भाई सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। दूसरा, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस टू इट, हेल्थ नहीं, टू इट, माय मिस्टेक। It requires at least 200 and frost 210 frost free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. मान लो कि इसमें से आपको कुछ भी नहीं पता कि ये किस क्रॉप की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, पॉइंट किस क्रॉप की तरफ कर रहे हैं, लेकिन आप अगर एक लाइन पढ़ते हैं ध्यान से तब आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे कि ये किस क्रॉप के बारे में बात करें। द लाइन इज हियर, इसलिए नेवर गिव अप at the first line itself. You go through this question, complete question, you would develop confidence. A light well drained soil, word पे ध्यान दीजिएगा, well drained soil capable of retaining moisture. What is the meaning of capable of retaining moisture mean? पानी अपने अंदर जमा कर सकता है, और एक ही ऐसा सॉइल है जो क्या कर सकता है, वो अपने अंदर पानी जमा कर सकता है। और वो कौन सा सॉइल है? इट इज द ब्लैक सॉइल। अगर आपको पता है कि ब्लैक सॉइल है तो ऑप्शन दो में से कोई एक ही हो सकता है, कौन सा? आइदर इट हैज टू बी कॉटन और शुगर केन, राइट। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, अब आप ऊपर वाले स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब आप सिर्फ इतना पढ़िए, इट रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, है ना। फ्रॉस्ट से किसके ऊपर ज्यादा असर हो सकता है? क्या कॉटन के ऊपर ज्यादा असर हो सकता है या शुगर केन के ऊपर? ऑब्वियसली कॉटन के ऊपर ज्यादा असर होगा, सो इट वुड रिक्वायर अ वेरी गुड नंबर ऑफ फ्रॉस्ट फ्री डेज। See, the answer here was A, cotton. आप समझे? यहाँ पे वो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं आपको करने की? आपको कंफ्यूज, आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं इनिशियल लाइंस में कि आपको क्या इतने डिटेल में चीजों को पता है, लेकिन एक्चुअल में वहीं पे आपको सिर्फ आप डराया जा रहा है। आपको एक्चुअल कैच फ्रेज यहाँ पे जिससे आप आंसर डिराइव कर सकते हैं वो बहुत नीचे लिखा हुआ है मैंने, कि इट्स अ वेल ड्रेन्ड सॉइल केपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर। और एक ही ऐसा सॉइल है जिसके अंदर ऐसा हो सकता है, दैट इज ब्लैक सॉइल। सो आधा उन्होंने जो डिस्क्रिपेंसी थी इनिशियल स्टेजेस में वो यहीं पर खत्म कर दी थी। बात समझे आप लोग? सो ये मैं तो कहूंगा कि अ बिट 50-50%, बट स्टिल इट्स अटेम्प्टेबल। नथिंग वाज लाइक दैट कि हाँ हम नहीं ही कर पाएंगे, है ना। काफी लोगों का ये जो सवाल है वो सही पड़ा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Again a portion where I tell the students कि भाई इतना ज्यादा आप एफर्ट मत लगाओ, कुछ न्यूज में पढ़ लिया तो ठीक है, वरना इसके ऊपर आप एफर्ट लगाने बैठे तो 2 मार्क के पीछे आप 10 मार्क छोड़ाओगे। अब इसमें भी एक सिंपल सा कैच फ्रेज है, मुझे इतना बताइए, क्रोम सुना होगा? क्रोम सुना है? क्रोम, है ना। क्रोम गाड़ियों पे लगता है, ठीक है। स्टील के अंदर, स्टेनलेस स्टील के अंदर 17%, स्टेनलेस स्टील के अंदर 17% क्रोम लगता है। अब स्टेनलेस स्टील कितना कॉमन यूसेज है, ठीक है, कितना कॉमन यूसेज है उसका। तो मान लो कि आपको क्रोम के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि भाई गाड़ियों में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या ये एक माइनर मिनरल है या मेजर मिनरल, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है कि भाई क्रोम इज अ मेजर मिनरल, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। The answer is D, 2, 3, 4, क्योंकि वो सिर्फ एक ही ऑप्शन के साथ दिया गया, वो इतना सिंपल है। आप समझ रहे हो? सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दो। अगर आप बार बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने बैठे ना तो उसमें आप गलत कर सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को बहुत बार करें, उसी के अंदर काफी ट्रिक्स छुपे हुए हैं जिसका बार बार इस्तेमाल यूपीएससी आपको करने के लिए कह रही है। अगर आप लास्ट के फ्यू डेज में, 7 दिनों में
आप पिछले 4 या 5 साल के पेपर्स को 2-3 बार करेंगे ना, तो ये ट्रिक आपकी लास्ट मोमेंट में एकदम पॉलिश होके रह जाएगी। तो एग्जाम हॉल में आप उसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। सो रिवीजन के साथ साथ ये चीज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो इस साल दे चुके हैं, उनको तो पता होगा जो ये सच बात है, किस तरह से इसमें आंसर डिराइव कर सकते हैं। और ये उनके लिए खास है जो नेक्स्ट ईयर या उसके आगे के सालों में यूपीएससी को अपना अटेम्प्ट देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था एक ऐसा क्वेश्चन जिसको देख के एक ऑप्शनल वाले स्टूडेंट का भी पसीना छूट जाए, है ना। फर्स्ट रीडिंग में तो बाप रे बाप क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। विथ रेफरेंस टू ओशियन मीन टेम्परेचर, ध्यान से सुनिएगा, ओशियन मीन टेम्परेचर। हमेशा याद रखिए, यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पढ़ते वक्त अपने आप को बिल्कुल पेशेंट रखें, कुछ भी ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा आपको लगेगा कि नहीं आता, लेकिन आपको ये आएगा, बस आपको बैठना है, सोचना है इसके बारे में, एकाग्र मन से आपको ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा। ओशियन मीन टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। बराबर, स्टेटमेंट पढ़ो। Ocean mean temperature is measured up to the depth of 26 degree isotherm, which is 120 meters in the southwestern Indian Ocean during January and March. बराबर, स्टेटमेंट बहुत इलैबोरेट है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको बता रहे हैं वो लोग। पहले तो कि एक ओशियन मीन टेम्परेचर है, यानी ओशियन का कोई मीन टेम्परेचर है। चलो मान लिया कि आपको कंसेप्ट नहीं पता, लेकिन इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं ना, ओशियन मीन टेम्परेचर मतलब ओशियन के कहीं का टेम्परेचर, इतना ही हुआ ना ये तो। लेकिन कैसा टेम्परेचर है, क्या सिर्फ उस समय का टेम्परेचर है? नहीं, इट इज अ मीन। मीन मतलब बहुत बड़ा एक एरिया लिया होगा या बहुत बड़ा एक पोर्शन लिया होगा और उसका मीन निकाला होगा, है ना। तो अगर ओशन का मीन टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इट इज मेजर्ड अप टू द डेप्थ ऑफ 26 डिग्री आइसोथर्म। आइसोथर्म सभी को पता है व्हाट इज आइसोथर्म, है ना। व्हाट इज आइसोथर्म? इट इज द टेम्परेचर एट विच इट इज अ इमेजिनरी लाइन। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है सभी को? कुछ लोग बोल रहे हैं स्क्रीन ब्लैकआउट हो चुका है, इज इट सो? नो, है ना। ठीक है, ठीक है, बताते रहिएगा प्लीज। या हाँ, इट्स एन इमेजिनरी लाइन हैविंग सेम टेम्परेचर, ठीक है। आइसोथर्म which is 120 meters in the south western Indian Ocean during January March, ठीक है। अब ओशियन मीन टेम्परेचर, ठीक है, अग्रीड कि यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्चुअल स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे बताइए क्या ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पूरे टाइम ड्यूरेशन पे रुकेगा या वो फ्लक्चुएट होगा? द आंसर इज कि वो फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन कौन से महीनों के दौरान? जनवरी और मार्च के दौरान, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह हमें आइसोथर्म बनाना है, कौन से महीनों के लिए? जनवरी और जून के लिए। बस अगर आप वो बना देते, ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया पड़ जाता कि वो वेस्टर्न साइड में आता है, ईस्टर्न साइड में आता है, या वहां पर फ्लैट रहता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये स्टेटमेंट था, किस हिसाब से, अगर आपको आइसोथर्म बनाना आता है तो सिंपली आप 26 डिग्री का एक आइसोथर्म बनाइए। कहाँ की तरफ बेंड होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में ड्यूरिंग
विंटर्स, वो देख लीजिए। विंटर्स मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का विंटर और सदर्न हेमिस्फीयर का समर, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप कर लेते तो आपको पता चल जाता कि भाई साउथ वेस्ट में आता है या साउथ ईस्ट में आता है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आपको थोड़ा बहुत ईस्टर्न साइड में मिलेगा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। क्लियर। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, अब ये तो बहुत सिंपल है। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि OMT, ocean mean temperature, collected during January March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than with a certain long term medium। ये LTM और OTM न्यूज में हुआ करते थे, लेकिन बहुत पहले की न्यूज है, अभी इतना ज्यादा न्यूज में नहीं है। 2019 में न्यूज में थे। तो अब लॉजिकल बात है, अगर इसके बारे में बात कर ही रहे हैं हमारे ईस्टर्न साइड में पड़े हुए एक ऐसे टेम्परेचर के बारे में, तो ऑब्वियसली इंडियन ओशन में कहीं का भी टेम्परेचर होगा सरफेस का, वो ऑब्वियसली अफेक्ट करने ही वाला है जो इंडिया में मानसून आने वाले हैं उसके ऊपर, क्योंकि डिले होता है ना। जनवरी से धीमे 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 क्या होगा, वो बिल्डअप होगा। फाइनली जून आते आते हमारा जो हवाएं हैं तेज होकर वहां की तरफ बन जाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आंसर क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट, उन्होंने डायरेक्शन को क्या कर दिया है, यहाँ पे कैच पॉइंट बनाया। मैंने पहले भी बताया आपको, हमेशा वो लोग क्या करते हैं, वेस्ट को ईस्ट कर देंगे, ईस्ट को वेस्ट कर देंगे। वहीं पे स्टूडेंट क्या है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार ये तो स्टेटमेंट सही लग रहा है, लेकिन निकल कर क्या आता है, उन्होंने सिर्फ डायरेक्शंस को चेंज कर दिया। ये पिछले 3 साल के पेपर में वो लोग यही कर रहे हैं, डायरेक्शन के साथ वो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। लेकिन हमेशा नहीं होगा, 3 साल से हो रहा है इसका मतलब ये नहीं चौथे साल भी होगा, वो चेंज कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, बस यही इसका एक तरीका है। क्लियर? सो द आंसर इज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो इनकरेक्ट, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर इज B2 ओनली। ठीक है, चलिए फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर न्यूज में तो था ही, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको थोड़ा बहुत देख लें। क्या वो ईस्ट ऑफ अक्साई चीन है, ईस्ट ऑफ ले है, नॉर्थ ऑफ गिलजित है, या नॉर्थ ऑफ न्यूब्रा वैली है। और इसमें इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। आई वोंट रिकमेंड कि आप इसके ऊपर टाइम स्पेंड करो while reading newspapers. If you go through such locations, just make a note out of it which you can revise in the very last minute. That's it. ठीक है, जवाब क्या है इसमें? डी, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। एंड द लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? जेट स्ट्रीम अकर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। पहले तो यहाँ ओनली लिया हुआ है ना, तो ओनली अगर कहीं पे दिया हुआ हो तो समझ जाना है कि भाई हाँ थोड़ा डाइसी है। अब ध्यान से पढ़ो, जेट स्ट्रीम्स अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। तो मैंने जब आपको जेट स्ट्रीम पढ़ा था तो बहुत क्लियरली बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट वो कहां पर है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, है ना। आई तो आपको पता है, सेंटर में जो पोर्शन होता है। आई के बारे में हम कब बात करते हैं? क्या हम हर एक साइक्लोन के अंदर बात करते हैं? नहीं, वी ओनली टॉक अबाउट आई इन दी ट्रॉपिकल साइक्लोन, नॉट इन टेम्परेट, क्योंकि टेम्परेट में वो पूरा कंसेप्ट चेंज होकर क्या हो जाता है, इट बिकम्स रिलेटेड टू फ्रंट्स। और फ्रंट्स में हम क्या नहीं करते हैं, किसके बारे में बात नहीं करते हैं, वी नेवर टॉक अबाउट आई देयर, है ना। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, तो इट्स करेक्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन में है और टेम्परेट साइक्लोन में नहीं। The temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 डिग्री सेल्सियस लेसर, कम बोला है, कहां पे कम बोला है, आई के अंदर, देन दी सराउंडिंग्स। तो मैंने आपको बताया था कि कंडीशंस कैसे होंगे आई के अंदर,
इट विल बी क्लियर। वहां पे बारिश नहीं होगी, आपको सूरज की किरणें मिलेंगी, लेकिन आसपास आपके चारों तरफ जहां पे हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं, वहां पे क्या हो रहा होगा? वहां पे बहुत ही जोरदार बारिश हो रही होगी, है ना? तो मान लीजिए आपके पास दो जगह हैं। कौन सी? एक वो जहां पे बारिश नहीं हो रही है, सूरज की डायरेक्ट किरणें आ रही हैं, और एक ऐसी जगह जहां पे बारिश हो रही है। Where do you think would be the temperature higher? It has to be in the region where there is no cloud, है ना? क्लाउडलेस एरिया होगा, सूरज की डायरेक्ट किरणें आएंगी, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रीजन वेयर यू हैव रेनफॉल। सो नोट इट डाउन कि सेंटर में या आई ऑफ अ साइक्लोन में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कम नहीं पर ज्यादा होगा। It is not 10 degree Celsius less, it is 10 degree Celsius more than the surroundings. So third statement is also incorrect. The answer is C, 2 only. ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमें? मैंने जो कहा वो फिर से रिफ्रेश करूंगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एनसीईआरटी पढ़ो, कंसेप्ट्स क्लियर करो, मैप्स देखो, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाओ। ये आपको टाइम को किस तरह से मैनेज करना है और अंडर प्रेशर कैसे आपको सही आंसर की तरफ ड्रॉ डाउन करना है, उसमें सिर्फ हेल्प करेगा, सिर्फ उसी में। ठीक है, और आपने मान लो किसी चीज के बारे में पढ़ा है, आपके कोई भी नोट्स हो या किसी भी सोर्स से पढ़ा हो या आपने लेक्चर्स अटेंड किए हो, तो उन चीजों को थोड़ा और वो क्या करेगा, उन नॉलेज को थोड़ा और वाइडन करेगा। ठीक है, बस उतना ही काम टेस्ट सीरीज करता है। लेकिन अगर आपको एलिमिनेशन मेथड को प्रैक्टिस करना, ठीक है, बार बार, तो आपका एक ही चीज हेल्प कर सकता है, एंड दैट इज मल्टीपल टाइम्स गिविंग द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। बार बार, आप नॉलेज भले ही नहीं रखते, ठीक है, ट्राई दिस प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को आप लो पूरा का पूरा, ठीक है, 2 घंटे के अंदर, जैसा हो जो भी आपको लगता है कि नहीं इससे ये आंसर निकलना चाहिए, ठीक है, आप खुद करके देखिए। फिर क्या करिए, सही जो आंसर है यूपीएससी की वेबसाइट से ही कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा जो इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ले लेते हैं, चाहे वो यहाँ के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके भी अगर आप देखेंगे आंसर्स के अंदर 7 क्वेश्चंस का डिफरेंस है। रिसेंट सर्वे वाज कैरिड आउट and they said 7 questions is 14 marks dude। 14 marks में 1 मार्क में यार क्वेश्चन में क्या हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो लोग फेल या पास हो सकते हैं। यहाँ पे 7 क्वेश्चन यानी 14 मार्क, मतलब जिस बंदे का मान लो कि 90s में आ रहा था मार्क्स, ठीक है, वो एग्जाम क्लियर कर रहा है, इतना डिफरेंस आ रहा है। सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि पहले तो अपने हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर कर लो यूपीएससी का, जो भी आपको लगता है कि ट्रिक है, फिर यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, उसमें से डाउनलोड करें प्रीवियस ईयर्स के जो आंसर कीज हैं वो, और उन आंसर की को देखकर आप क्या करें, हर एक क्वेश्चन जो उसमें डिफिकल्ट है, जो उसमें इजी है, उसके लिए ट्रिक्स जो उन्होंने दे रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया आइडेंटिफाई करके कि किस तरह से आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना है, किन किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है, और उसी से आप क्या करें, आप प्रैक्टिस बनाए अपनी। और ये याद रखिएगा, ये अभी से करना मत स्टार्ट कर देना क्योंकि लास्ट मोमेंट में फिर भूल जाओगे। ये सिर्फ एग्जाम के लास्ट 3 या 4 दिनों में आप ये कोशिश करिएगा, क्योंकि कुछ पढ़ा नहीं है और एलिमिनेशन प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला। पहले क्या करना है, एनसीईआरटी क्लियर करनी है। मैंने कहा है मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, बहुत बार पढ़ो, जितना हो सके उतना वही चीज को पढ़ते रहो, तो हर चीज आपके दिमाग में गहन कर जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आप टेस्ट सीरीज लगाओ, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है तो इसका ये भी एक एस्पेक्ट निकल सकता है, तो इट विल ब्रॉडन योर नॉलेज। और फिर फाइनल लास्ट डेज में आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को लगा सकते हैं, बहुत आसानी से आप 100 के आसपास स्कोर कर लेंगे। ठीक है, आसानी से कह रहा हूँ, अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया होगा तो यू कैन इजीली टच 120। ठीक है, आई होप
everyone was through with this lecture. They understood what I mean to say. This is not to boast about something. This is to ascertain everyone that what we are teaching in our classes are coming in paper. है ना, जो हमने पढ़ाया है मोस्टली वही चीजें पूछी गई, ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर का। ये जेट स्ट्रीम का क्वेश्चन ले लो, वो पाकपिकोंडा ले लो, ये सारी चीजें हमने ऐसा है कि इनके ऊपर से हमने अपनी नजरें दौड़ाई हैं, उनको समझा है, कैसे उनको क्या करना है, डेविएशंस को हैंडल करना है, वो भी हमने देखा। बस एक चीज की कमी आपको रह जाएगी, वो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। मैं वो बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो अगर हो सके तो पिछले सालों के सारे क्वेश्चंस पढ़ लो। जब आप सब्जेक्ट कर रहे हैं तो आप पिछले सालों के क्वेश्चंस कर लो, उससे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन लास्ट वीक में ही सिर्फ आपको क्या करना है, पेपर लेना है, हैंड में सॉल्व करने बैठना है, तब तक सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। और कुछ, आई होप आई हैव addressed your queries, है ना, related to the questions which were asked in 2020 prelims, right? So एक ही चीज करनी है, फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वही है। अगर वही करते रहेंगे प्रीलिम्स आपका आसानी से निकल जाएगा। और मैंने कहा था आपको, ज्योग्राफी में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। 5 दिन भी अगर आपने लास्ट जो आपका 1 या 2 मंथ का शेड्यूल होगा उसके अंदर आपने 5 दिन भी इज्जत से दे दी और लास्ट दिन सिर्फ मैपिंग भी देख ली ना, तो आपके आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, सो जिनका अच्छा गया है पेपर उनको बधाई, जिनका ठीक ठीक गया है उनके लिए मैं कहूँगा कि ठीक है, कोशिश करिए कि अगर इस बार हो जाता है तो आप दीजिए मेंस, और जिनका नहीं हुआ है तो नो वरीज। फेलियर से ही इंसान क्या करता है, सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। जो जीतता है ना वो इतना ज्यादा नहीं सीखता, जो हारता है ना वो बहुत कुछ सीखता है। तो मैं तो कहूंगा कि आपने बहुत कुछ सीखा है इससे, आप किसी और को भी बता पाओगे। जो पास कर गया है वो सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी बता पाएगा, वो ये नहीं बता पाएगा कि आप फेल कैसे हो सकते हो, क्या आपको नहीं करना चाहिए जिससे आप फेल होंगे। जो पास कर गया वो सिर्फ यही बता पाया कि मैं कैसे पास हुआ, फेल कैसे हुआ वो कभी नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए इट्स important to take views of both, the one who has cleared it in the first attempt and also of him who has cleared it in the 8th attempt or the 10th attempt, क्योंकि वो आपको इतने तरीके बताएगा कि आप कहेंगे कि नहीं ये चीजें मुझे नहीं करनी है, ये चीजें करूंगा मैं जरूर फेल हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं लेक्चर एंड करूंगा, आपका एनवायरमेंट सेक्शन इसके आगे स्टार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।